हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल शबिस्ता नफीस पर। देखिए, आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए प्रथम काउंसिल के रूप में नेपोलियन के कार्य एवं उपलब्धियाँ। देखिए, प्रथम काउंसिल के रूप में अगर आप इसे देखा जाए तो मतलब काउंसिल ये इसने बना कैसे था, तो मैं इसे बताने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। तो चलिए मैं बताती हूँ। ये प्रथम काउंसिल इसने लाया कैसे था। तो प्रथम काउंसिल पहले मतलब प्रथम काउंसिल आई कैसी थी। तो द रूल ऑफ कॉन्सुलेट का नाम आप लोग ने सुना ही होगा, जो 1799 से 1804 तक में थी। मैं आपको उसका पूरा बैकग्राउंड बता देती हूँ, फिर मैं इसको बताऊंगी। तो देखिए, डायरेक्टरी जब नेपोलियन ने कुप ऑफ बोर्निया यानी तख्ता पलट से डायरेक्टरी शासन का जब अंत कर दिया था, तो उसी की जगह पर मैंने बताया था, मैंने पिछली वीडियो में भी बता दिया है रूल ऑफ डायरेक्टरी के बारे में। तो उसके रूल ऑफ डायरेक्टरी को नेपोलियन ने ही ख़त्म किया था, कुप ऑफ बोर्निया यानी तख्ता पलट से उसने ख़त्म किया था। उसके बाद उसने उसी के बाद तब फिर द रूल ऑफ कॉन्सुलेट आया, यानी कॉन्सुलेट की जो स्थापना किसने की थी इससे ये भी पता चल जाता है, तो नेपोलियन ने की थी। और उसके बाद ये कब तक था, तो 1799 से 1804 तक था। तो इसमें तो वैसे तीन लोग थे, इसमें मतलब कॉन्सुलेट में तीन लोग थे। नेपोलियन बोनापार्ट, नाम याद रखिएगा, नेपोलियन बोनापार्ट, जीन जैक्स रोगिस द कैम्बर्स, एक ये दूसरे ये थे। उसके बाद चार्ल्स फ्रांसवा, दूसरा थोड़ा नाम टफ है, जीन जैक्स रेगिस द कैम्बर्स, ये सेकेंड थे। लेकिन फर्स्ट काउंसिल के रूप में यही नेपोलियन थे। तो नेपोलियन के मतलब इन्होंने यही फर्स्ट काउंसिल में थे, और लोगों का कहना है कि ये सत्तावादी, निरंकुश और केंद्रीय गणतंत्र सरकार के रूप में खुद को स्थापित किया था। तो चलिए मैं अपने मेन टॉपिक पे आ जाती हूँ। बैकग्राउंड उसका मैंने बता दिए हैं, आप लोग उसको समझ लेंगी। तो उसके बाद फिर यही आया था। तो फर्स्ट कौन था काउंसिल में, तो यही फर्स्ट था काउंसिल के मतलब एज अ नेपोलियन। तो फर्स्ट काउंसिल के रूप में नेपोलियन के कार्य और उपलब्धियां, मतलब वही तो काउंसिल में बना था। तो ये 11 नवंबर यानी 10 नवंबर को उसने सत्ता पलट करके डायरेक्टरी शासन को अंत किया था। उसके बाद जस्ट 11 नवंबर से 1799 से स्टार्ट किया था, और ये ख़त्म कब हुआ था, तो 18 मई। तो इसलिए याद रखिए रहेगा, तो 11 नवंबर से। तो मैं इसका उत्कर्ष भी बता देती हूँ कि ये आया कहाँ से था। इतना तो मैंने बता दिया कि ये प्रथम काउंसिल के रूप में था और कैसे कैसे हुआ था। तो अब देखिए ये आया कहाँ से था। तो फ्रांस के राजा क्रांति के समय नेपोलियन शाह परिवार फ्रांस लौट आया और अवसर पाकर जैकोबिन दल का सदस्य बन गया था। जैकोबिन दल का सदस्य बन गया था, और यही जैकोबिन मैंने डायरेक्टरी शासन में बता दिया था, यही जैकोबिन और उसके बाद एक और शासक, एक और लोगों ने मिल के, जो मतलब एक नॉर्मल फैमिली से जो लोग बिलोंग करते थे वो, और एक जैकोबिन दल, यही दोनों लोग डायरेक्टरी शासन का अंत करना भी चाहते थे, और इसीलिए आगे चलकर नेपोलियन ने अंत किया भी था। तो जैकोबिन दल वही था। तो अवसर पाकर जैकोबिन दल का सदस्य बना। उसके आतंक के राज के समय, जो उस वक्त फ्रांस में जो आतंक पूरा चल रहा था, तो उसने आतंक के राज के समय अनेक विद्रोह को शांत किया। नेपोलियन फ्रांस के सेनापति की विधवा स्त्री से विवाह कर लिया था, जो फ्रांस की विधवा स्त्री थी उसी से विवाह कर लिया था, और जिससे फ्रांस में उसका अधिक प्रभाव पड़ गया। फ्रेंच सेना के जनरल बरा के प्रयत्न में नेपोलियन को डायरेक्टरी के सरकार ने ऑस्ट्रिया और इटली पर आक्रमण करने के लिए भेजा। कौन भेजा था, तो फ्रेंच की सेना यानी फ्रांस की जो सेना थी, जो जनरल बरा, उसका मतलब वो जो बरा था, उसने प्रयत्न में से नेपोलियन को, उसी ने मतलब नेपोलियन को डायरेक्टरी के सरकार के लिए, डायरेक्टरी के सरकार ने मतलब डायरेक्टरी के सरकार ने और फ्रेंच के जो जनरल थे, उसने ऑस्ट्रिया और इटली पर आक्रमण करने के लिए भेजा। और उसके बाद वहाँ अपने फ्रांस का
अद्भुत वीरता से फ्रांस का हृदय जीत लिया, यानी पूरी तरह से वहाँ पे उसने ऐसा काम किया कि वहाँ की फ्रांस की जो जनता थी वो उससे मतलब खुश हो गई थी। और फ्रांस की लोकप्रियता से कारण ये शासक भी बन गया था। तो इस लोकप्रियता का लाभ उठाकर उसने डायरेक्टरी को भंग कर दिया और 3 काउंसिल के हाथों में फ्रांस का शासन सौंपकर स्वयं नेपोलियन प्रथम काउंसिल बन बैठा। उसके कार्य देखिए क्या थे और उसकी उपलब्धियां। तो सबसे पहले में था उसके नेपोलियन द्वारा संविधान का निर्माण। तो प्रथम काउंसिल के रूप में नेपोलियन 1799-1804 तक मतलब इसने कार्य किया और नेपोलियन के 3 मुख्य उद्देश्य थे। तो पहला था शासन के विभिन्न विभागों में व्यवस्था स्थापित करना, यानी शासन के जो शासन था उसके कई में उसकी व्यवस्था स्थापित करना था। वहाँ की व्यवस्था थोड़ी सी बिगड़ी हुई में थी, तो इसलिए उसका व्यवस्था स्थापित करना था और देश के अंदर शांति स्थापित करनी थी, क्योंकि उस वक्त फ्रांस की क्रांति हुई थी जिससे बहुत ही अफरा तफरी हुई थी, तो उसमें भी शांति स्थापित करनी थी। उसके बाद यूरोपीय राष्ट्रों के साथ संपूर्ण शांति स्थापित करना था, क्योंकि क्रांति के बाद भी यूरोप में मतलब एक तो ऑस्ट्रिया जो था, ऑस्ट्रिया, इटली और ये इंग्लैंड, ये सब मतलब फ्रांस की जो पूरे शत्रु थे, तो उससे भी शांति से स्थापित करनी थी। तो खैर आगे चलते हैं। तो आगे इस संविधान के निर्माण इस प्रकार किया गया कि राज्य की सारी शक्ति नेपोलियन के पास थी, यानी उसने ऐसा काम किया पूरी शांति स्थापित करने के लिए वो। उसके बाद इसी प्रकार से मतलब इसने वो किया कि काउंसिल के रूप में पूरा संविधान ऐसा बनाया कि नेपोलियन के पास उसकी सारी शक्ति चली गई थी और वह मंत्रियों, राजपूतों, सेना के उत्तराधिकारी, न्यायाधीशों को नियुक्त करता था। और संविधान के कानून बनाने के लिए 4 सभाओं की व्यवस्था की गई थी। राज्य परिषद यानी स्टेट काउंसिल, उसके बाद ट्यूबनेट थे, व्यवस्थापिका यानी एडमिनिस्ट्रेटर एंड सीनेट, ये 4 लोग थे। यानी स्टेट काउंसिल थे, ट्यूबनेट थे, एडमिनिस्ट्रेट थे एंड सीनेट थे। तो जो स्टेट काउंसिल का यानी राज्य परिषद का जो कार्य था, तो कानून का प्रारूप करती थी, यानी कानून को मतलब पूरी तरह से देखती थी। उसके बाद ट्यूबनेट उस पर बहस करती थी, यानी जो इस पे मतलब ये जो कोई भी टॉपिक लेके उस पर बनाएगा तो उस पर ये चर्चा, यानी ट्यूबनेट ये जो है उसी पे पूरा चर्चा करेगा। और व्यवस्थापिका यानी एडमिनिस्ट्रेट जो थे उस मत पर मतदान करती थी। और जो सीनेट का कार्य था, निर्णय करती थी कि यह कानून संविधान के अनुसार है या नहीं। तो इसने नेपोलियन ने 4 सभाओं का गठन किया था, उसी के कारण ये पूरा चलने लगा था। तो जो संविधान था, तो उस संविधान इन्हीं 4 लोगों के ऊपर से चलने लगा था। जैसे इसमें देखिए 4 लोग इसमें ये हुए थे, ऐसे रूल ऑफ डायरेक्टरी में जो लेजिस्लेटिव थे और एग्जीक्यूटिव में थे। तो लेजिस्लेटिव में लेजिस्लेचर असेंबली थे और लेजिस्लेचर काउंसिल थे, ऐसे थे। और एग्जीक्यूटिव में बोर्ड ऑफ 5 मेंबर्स बनाए गए थे ना, 5 सदस्यों के, तो उसने भी ये 4 लोगों को रखा था। उसमें बोर्ड ऑफ 5 मेंबर थे, समझ लीजिए एक तरह से ये भी बोर्ड ऑफ 4th मेंबर हो गए। तो ये हो गया। तो हेज के अनुसार, यानी हेज ने क्या कहा है, नाम के लिए अभी फ्रांस गणराज्य था, किंतु वास्तव में उसे एक प्रच्छन्न राजतंत्र के रूप में धारण कर लिया। बोनापार्ट की स्थिति उतनी ही आकर्षक थी जितनी किसी दैवी अधिकार संपन्न राजा की हो सकती है। अंतर केवल इतना था कि उसका कार्यकाल केवल 10 वर्ष का था और वह अपनी सत्ता विरासत में किसी को सौंप नहीं सकता था। इन कमियों को उसने आगे चलकर पूरा किया, यानी इसने 10 सालों में ही, ये 10 साल तक केवल इसका पूरा कार्यकाल था, लेकिन उसने अनेक कार्य किए, जैसे मतलब वहाँ की शांति स्थापित करने के लिए पूरा कार्य किया था। और वहाँ पर उसे क्रांति का पुत्र भी कहा जाता है इसी वजह से। तो उसने आगे चलकर बहुत से काम किए जो मैं आगे अभी बताऊंगी आप लोगों को। ये मैंने बहुत ही मेहनत से नोट्स बनाई है, आप लोग प्लीज़ उसे पूरा देख लीजिएगा। पूरा मेरी बातें जब मैं जो कह रही हूँ उस पर जो मेरी बातें लगातार जो होती रहती उस पर जब आप लोग पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। नोट से सिर्फ इतना नहीं समझ में आता है, इसलिए प्लीज़ पूरी वीडियो देखा करिए। तो खैर आगे चलते हैं। हेज ने इसीलिए कहा था
हेज के अनुसार। तो ये कोटेशन बहुत अच्छी रहती है, कोटेशन एग्जाम में डालने से नंबर भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं, तो इसलिए कोटेशन भी डाल दीजिएगा। तो खैर आगे चलते हैं। तो उसने पहले तो संविधान का गठन किया था। उसके बाद देखिए दूसरा कार्य है स्थानीय शासन व्यवस्था। नेपोलियन प्रत्येक विभाग के लिए एक कानून बनवा दिया, यानी नेपोलियन ने हर एक विभाग के लिए एक कानून बनवाया जिसके अनुसार स्थानीय शासन पर उसका पूरा अधिकार हो गया। यानी स्थानीय जो शासन था उस पर पूरा अधिकार किसका हो गया था? नेपोलियन का हो गया था। इसलिए प्रत्येक जिले पर एक अधिकारी होता था जो फ्रिगेट कहलाता था, और विभाग का अधिकारी उप प्रीफेक्ट कहलाता था, और प्रत्येक नगर में प्रमुख मेयर कहलाता था। इस प्रकार उसने नगरपालिका को स्थानीय प्रबंध करने का अधिकार से वंचित कर दिया, और स्थानीय प्रशासन की जो शिक्षा उन्हें मिल सकती थी उसका भी अंत कर दिया। इस तरह प्रशासन भी नेपोलियन के हाथ में केंद्रित हो गया। और उसके बाद देखिए ये उसने मतलब इतना रूल वो कर दिया था कि जो अधिकारी थे, जो ज़िले के अधिकारी थे वो प्रीफेक्ट हो गए थे, और जो मतलब विभाग अधिकारी थे वो उप प्रीफेक्ट हो गए थे, और जो नगर के प्रमुख थे वो मेयर कहलाते थे। याद रखिएगा कि जो अधिकारी थे, ज़िले अधिकारी प्रीफेक्ट थे, और उसके बाद विभाग अधिकारी तो उप प्रीफेक्ट थे, और उसके बाद नगर के थे तो मेयर कहलाते थे, वो मेयर थे। उसके बाद इसी कारण उसने जब शासन समझ लिए पूरा स्थानीय पूरा कर दिया था, तो पूरी तरह से नेपोलियन के हाथों में पूरी शक्ति केंद्रित हो गई थी। तो खैर आगे चलते हैं। तो आंतरिक सुरक्षा के लिए उसने क्या किया था? तो इंग्लैंड से युद्ध समाप्त हो जाने के पश्चात फ्रांस ने राहत की सांस ली। नेपोलियन ने आंतरिक सुधार केंद्रीकरण की नीति अपनाई। नेपोलियन ने आंतरिक सुधारों की केंद्रीकरण की नीति अपनाई, और उसने आर्थिक न्याय, शिक्षा संबंधित और धर्म संबंधी सुधार किए, जिसके कारण वह एक योग्य प्रशासन माने जाने लगा। तो ऐसे ही करके सामाजिक सुधार में उसने क्या किया था? तो नेपोलियन अपने आप को क्रांति का पुत्र कहता था। नेपोलियन अपने आप को क्रांति का पुत्र कहता था, और उसने समानता पर अधिक बल दिया। राजनीतिक में हाथों को मजबूर करने के लिए अपने राजनीतिक स्वतंत्रता का अंत कर दिया। उसके राज्य में अधिक स्वतंत्रता थी। इसने यह हुआ कि फ्रांस में 4000 घराने फिर से आकर बस गए। यानी 4000 घराने जो वहाँ पे जो फ्रांस में से बिछड़ चुके थे वो फिर से भी आकर बसने लगे थे। 4000 फिर से आकर बसने लगे थे। तो इसने आर्थिक सुधार क्या किए थे? तो फ्रांस की क्रांति के कारण वहाँ की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई थी। अतः इसी कारण स्टेट जनरल की सभा बुलाई गई, और डायरेक्टरी का भी पतन इसी आर्थिक स्थिति के कारण ही हुआ था। अतः नेपोलियन यह जानता था कि यदि फ्रांस की आर्थिक स्थिति मजबूत न की गई तो वह उसका भी पतन हो जाएगा। यानी अगर इसकी आर्थिक स्थिति फ्रांस की नहीं सही की गई तो नेपोलियन का भी पतन हो जाएगा। एक तरह से नेपोलियन देखिए अपनी हित के लिए करता था, लेकिन अपने हित के साथ साथ फ्रांसों का भी उसमें भला हो जाता था। तो पतन हो जाएगा। इसी कारण उसने देशवासियों से कर्जा लेने बंद कर दिया, और राज्य पर कम खर्च करने का बजट बनाया। उसने सभी वर्गों पर अपना निर्धारित किया। नए उद्योग धंधे के लिए व्यापारियों को सरकार से सहायता दी गई। कृषि उत्पादन, सिंचाई एवं नहरों का प्रबंध कराया। आयात की जाने वाली विदेशी वस्तुओं पर उसने कर लगाया, जिससे राजकोष में वृद्धि हो जाए। देखिए आयात की जाने वाली विदेशी वस्तुओं पर उसने कर लगाया, और जो वहाँ पे जो नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते थे उस पर जो टैक्स उसने लगाया था तो वो एकदम सीमित ही था, ऐसे नॉर्मल था, ये नहीं था। लेकिन ये जो यहाँ से जो मतलब गुड्स उसके रहते थे, एक्सपोर्ट जब होते थे यानी आयात जब होते थे तो इम्पोर्ट होते थे तो विदेशी वस्तुओं से उसने मतलब कर उस पर ज़्यादा लगा देता था, जिससे मतलब राजकोष में वृद्धि हो जाए। और बोर्ड ऑफ फ्रांस की स्थापना की, यानी इसी में नेपोलियन ने ही बोर्ड ऑफ फ्रांस की स्थापना की, तथा सड़क, बंदरगाह और भवनों का निर्माण कराया। इस प्रकार नेपोलियन ने फ्रांस की क्रांति को जो फ्रांस की क्रांति हुई थी घाव उसके धीरे धीरे भर दिया। नेपोलियन ने फ्रांस की स्थिति सुधारने के लिए अनेक कार्य किए।
उसके बाद नेपोलियन, देखिए नेपोलियन का कोड था, यानी नेपोलियन सही था या नेपोलियन का कोड। तो नेपोलियन का जो विधान था, देखिए नेपोलियन कोड क्यों कहा गया था, तो देखिए तो क्रांतिकारियों की यह इच्छा थी, यानी जो क्रांति कर रहे थे, जो मतलब फ्रांस में जो क्रांतिकारी हुए थे, तो उनकी इच्छा थी कि देश में फैले हुए भिन्न भिन्न प्रकार के कानून को एक रूपता दी जाए, यानी जो वहाँ पे छोटे छोटे कानून है उसको मिलाकर पूरा एक गठन की तरह एक नया कानून बन जाए। और नेपोलियन यह कार्य काउंसिल ऑफ स्टेट को दे दिया, यानी वो खुद नहीं किया, काउंसिल ऑफ स्टेट को दे दिया। उसकी 113 बैठक में 70 बैठक वह स्वयं उपस्थित था, और अतः इस कानून का संग्रह एक पुस्तक में किया गया। इस कानून का संग्रह एक पुस्तक में किया गया, जिसे नेपोलियन कोड के नाम से जाना जाता है। ये जो पुस्तक संग्रह में मतलब एक जो कानून का संग्रह एक पुस्तक में लिखा गया था, उसी पुस्तकी में उसको इसलिए उसे नेपोलियन कोड कहा जाता है। तो नेपोलियन कोड के द्वारा समानता, आर्थिक स्वतंत्रता, उत्तराधिकारी की समानता आदि को मान्यता दी गई और जागीरदारी प्रथा का अंत कर दिया गया। तो सुधारों का उसका मूल्यांकन देख लेते हैं। तो उसका सुधार का मूल्यांकन ये था कि प्रथम काउंसिल के रूप में नेपोलियन ने जो आंतरिक सुधार किए वो बहुत सफल हुए। फ्रांस की जनता को शांति व्यवस्था और प्रगति प्राप्ति हुई, और उसके प्रति उसके विश्वास और सम्मान प्राप्त हुआ। फ्रांस ने नेपोलियन की निरंकुशता सत्ता को स्वीकार कर लिया, क्योंकि वह व्यवस्था चाहती थी। यानी नेपोलियन की जो पूरी तरह से उसने आर्थिक स्थिति समझ ली, उसकी सुधारी, और नेपोलियन पूरी तरह से शांति लाना चाहता था। लेकिन नेपोलियन ने भी क्या कहा था, मुझे फ्रांस का राजमुकुट धरती पर पड़ा मिला और मैंने उसे तलवार की नोक से उठा लिया। यानी नेपोलियन का ये कहने का ये था कि वो मतलब पूरी तरह से बिखरा हुआ था फ्रांस, मैंने उसको अपनी तलवार की नोक से ही उसे पूरा मतलब सही कर दिया, यानी मैंने अपनी ताकत और अपने बल से ही पूरी तरह से उसको सुधारा है। तो मेरियट ने कहा है कि स्वतंत्रता के नाम पर उसने दिखावे की सेवा कुछ नहीं किया। उसने दिखावा तो किया, मैंने अभी पीछे भी बताया था कि वो मतलब ये चाहता था कि अगर आर्थिक स्थिति नहीं सुधारी गई तो उसका भी पतन हो जाएगा। तो वो अपने लिए तो अपने हित के लिए तो वो करता ही था, लेकिन उसी के कारण वो अपने हित के लिए ही करता था, लेकिन उसी के कारण फ्रांस की कुछ स्थिति सही हो गई थी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने पूरी नोट्स आप लोगों को शेयर कर दिए। तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें और इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि आपको पूरी बातें समझ में आ जाए। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय।